लाइफ का कोई मेमोरेबल क्षण है जो कि एक तैयारी के दरमियान बहुत कष्ट हुआ, बहुत उतार चढ़ाव हुआ, आपको लगा कि अब नहीं होगा हमसे, ऐसा कुछ फीलिंग है अपनी? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ, 100 मीटर क्लियर नहीं हुआ, फिर 100 मीटर हो गया, फिर 800 लॉन्ग जंप नहीं हुआ। बीच में मैंने CAPF का एग्जाम देना शुरू किया और CAPF के तो अपनी खुद की ही एक जर्नी थी। 4 अटेम्प्ट मैंने CAPF के दिए एंड मतलब फॉर्चुनेटली हर बार मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता था, बट मैं फिजिकल में रह जाती थी। वो फ्यूल कहाँ से मिला जो हमेशा आपको जगाए रखा, हमेशा जोश में रखा और आपने कभी हारा नहीं? बेसिकली मेरे पापा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं और एक चीज़, जब आपका कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो आप टूट जाते हो, तो सबसे पहले आप किससे बात करते हो, या अपने दोस्तों से बात करते हो या अपने पेरेंट्स से बात करते हो। Exactly. तो मैं अपने फादर को कॉल करती थी या मदर को कॉल करती थी और वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि कोई बात नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। तो वो जो चीज़, वो हिम्मत दिखाते थे और वो चीज़ मेरे अंदर फिर और हिम्मत लाती थी। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी बहुत दिन से परेशान थे कि सर पॉडकास्ट में आप नहीं आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स मिलाता हूं, जेबा अनम, UPSC CPF में टॉपर, 9th रैंक। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 to 10th रैंक का मतलब होता है 9th रैंक। जेबा अनम CAPF टॉपर असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे ये अभी 2022 में सिलेक्ट हुई हैं। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा जेबा अनम से। तो जेबा अनम जी, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने 95 लाख बच्चे हैं, 1 करोड़ जो बच्चे हैं, वो आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। Thank you so much for calling me here and hello everyone, all of the people who are watching. मेरा नाम जेबा अनम है और जैसे सर ने बताया, मैंने 9th रैंक हासिल की है CAPF 2022 एग्जाम में और मुझे CISF की फोर्स अलॉट हुई है। तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती है पुरानी सीमापुरी, तो वहाँ पे मैं पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, वहीं से मैंने स्कूल किया है। आस पास में ही एक मेरा स्कूल है, हंसराज स्कूल से मैंने स्कूलिंग की। फिर उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट ग्रेजुएशन जो किया वो गार्गी कॉलेज से किया था, केमिस्ट्री ऑनर्स से। फिर उसके बाद मैंने लॉ किया, लॉ का ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स भी किया और उसी बीच मैंने CAPF का एग्जाम दिया और उसको क्लियर किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जेबा अनम जी, एक चीज, गवर्नमेंट एग्जाम और आजकल जो बहुत सारे जॉब नहीं निकल रहे हैं, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट एग्जाम है, तो आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रति रुझान कैसे पैदा हुआ? गवर्नमेंट जॉब में मुझे हमेशा से ही जाना था, लाइक बचपन से ही 10th क्लियर करने के बाद ही मुझे ये पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट में नहीं जाना है। और वो इसलिए था क्योंकि मेरे पापा के एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं एंड ही इज एन IRS ऑफिसर, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। मेरे फादर को भी उन्होंने ही मोटिवेट किया कि आप बच्ची को पढ़ाइए और इवेंचुअली उसको UPSC के लिए प्रिपरेशन कराना, क्योंकि मेरे पापा उनको देखते थे द वे ही चेंज्ड हिज लाइफ, और वो भी वहीं सीमापुरी में ही रहते थे और उनके फादर भी नहीं थे, वहां से निकल के वो उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। तो हमेशा से चाहते थे कि मेरी बच्ची उनकी तरह बने। जैसा कि आप जानती हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश DSL इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, तो इंग्लिश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा व्हाइल स्टडिंग? इंग्लिश में मेनली जो जैसे CAPF का एग्जाम था उसमें सब कुछ आता है, उसमें आपका ग्रामर भी आती है और आपको सब्जेक्टिव पेपर भी लिखना होता है, एसे लिखना होता है, नोटिस वगैरह सब लिखना होता है। तो दोनों ही तरफ से इम्पोर्टेंट रहता है। एक तो ग्रामर में आपको ग्रामर हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है ताकि आप वहाँ पे एकदम से शौक ना हो कि क्या चीज है, तो वो ग्रामर प्रैक्टिस करना। सेकेंडली एसे राइटिंग प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइटिंग स्किल्स नहीं सुधारेंगे तो वहां पे हमेशा क्या होता है, पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पेपर है वो छूट जाता है बच्चों का, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं ऐसे करती थी कि हमेशा एग्जाम से 2-3 महीने पहले से हर हफ्ते एक ऐसे जरूर लिखती थी, और वो भी कोई भी करंट का टॉपिक लेके मैं ऐसे लिखती थी। और उसके लिए फिर मैंने करंट अफेयर पढ़ना भी बहुत शुरू किया। करंट अफेयर्स को ऐसे में इंक्लूड कैसे किया जाए वो भी देखा मैंने। तो हाँ, चीजें होती हैं इंग्लिश में, डेफिनेटली मुश्किल होती है हिंदी माध्यम बच्चों की। जी, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, उससे वो चीज ठीक हो सकती है। जैसा कि बता दूं जेबा जी, अनम जी, कि जैसा कि हिंदुस्तान में मैं पहली बार जो है हमने UPSC की बहुत सारे बच्चों को मीडियम चेंज करवाया है, और मीडियम चेंज करा के बहुत सारे बच्चे IAS IPS बने, क्योंकि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन आजकल बहुत कम हो रहा है। तो उससे होता क्या है कि बच्चों का जो हिंदी के प्रति रुझान होता है, तो बच्चा बेहतर नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता। और आजकल हिंदुस्तान में राइटिंग स्किल्स बहुत पूरे बच्चों का। जैसा कि आपने कहा कि बेसिक से हम लिखते थे, करेंट को जोड़कर लिखते थे, तो क्या मैं एक शब्द पूछूं कि DSL से क्या कुछ हेल्प मिला आपको?
डेफिनेटली अगर जैसे मैंने वीडियो क्लासेस ही देखी हैं, पर उससे ये होता है कि आपको क्लूज बहुत मिल जाते हैं Clues बहुत मिल जाते कि हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो वहाँ पे ग्रामर में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो हाँ, वो बहुत चीज़- अच्छी बात। बहुत आपके लाइफ का कोई मेमोरेबल क्षण है जो कि एक तैयारी के दरमियान बहुत कष्ट हुआ, बहुत उतार चढ़ाव हुआ, आपको लगा कि अब नहीं होगा हमसे, ऐसा कुछ फीलिंग आया कभी? जी बिल्कुल। मेरी तो जो जर्नी थी बहुत लंबी थी, 6 मैंने प्रिपरेशन की। पहले शुरुआत में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, सीएससी की, फिर बीच में मैंने सीएपीएफ का एग्जाम देना शुरू किया, और सीएपीएफ के तो अपनी खुद की ही एक जर्नी थी। 4 अटेम्प्ट मैंने सीएपीएफ के दिए, एंड मतलब फॉर्चुनेटली हर बार मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता था, बट मैं फिजिकल में रह जाती थी। तो वो एक अलग ही मेरी पर्सनल जर्नी थी कि आई वाज नॉट उतना भी फिजिकली फिट जितना उनको बेयर मिनिमम चाहिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हुआ, 100 मीटर क्लियर नहीं हुआ, फिर 100 मीटर हो गया, फिर 800 लॉन्ग जंप नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लॉन्ग जंप क्लियर हुआ। उस तरीके से फिर मैं एक बार इंटरव्यू दे पाई, और जो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू वही बहुत अच्छा हुआ। आपके मोटिवेशंस कहाँ से मिलते हैं? मैं जैसे जहाँ तक जानता हूँ आपको, तो आपने जो तैयारी किया इतना बेहतर तरीके से जेबा आपने किया, तो आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला? वो फ्यूल कहाँ से मिला जो हमेशा आपको जागृत रखा? वो फ्यूल कहाँ से मिला जो हमेशा आपको जगाए रखा, हमेशा जोश में रखा और आपने कभी हारा नहीं? एक्चुअली मेरे लिए मेरे फ्यूल मेरे फादर थे। मेरे फादर और मेरी मम्मी भी, बट बेसिकली मेरे पापा बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। और एक चीज, जब आपका कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो आप टूट जाते हो, तो सबसे पहले आप किससे बात करते हो? या अपने दोस्तों से बात करते हो या अपने पेरेंट्स से बात करते हो? एग्जैक्टली। तो मैं अपने फादर को कॉल करती थी या मदर को कॉल करती थी, और वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि कोई बात नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। तो वो जो चीज, वो हिम्मत दिखाते थे, और वो चीज मेरे अंदर फिर और हिम्मत लाती थी। क्या आप हमारे आने वाले जितने बच्चे देख रहे हैं, 95 लाख 1 करोड़ बच्चे आपको देख रहे हैं, तो क्या इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं ताकि वो बच्चे रास्ते से भटके नहीं? क्योंकि हमारे यूथ हैं, अक्सर उन्हें भटकाव हो जाता है, वो तैयारी से हार जाते हैं या फिर दोस्ती में फंस जाते हैं। तो उनके लिए क्या आप कहना चाहती हैं कि तैयारी के दौरान क्या क्या वो केयर करें कि ताकि वो भटके नहीं? एक तो कंसिस्टेंसी है कि आपने रोज सुबह उठ के वही रूटीन दोबारा फॉलो करना है। तो उस चीज के लिए एक दिन का एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो आपको रोज उठ के वो करने के लिए मोटिवेट करे। तो जैसे मेरे लिए क्या था, सीएपीएफ में मैं फिजिकल की तैयारी में थी, तो बहुत वर्कआउट में मैं इन्वॉल्व हो गई थी। तो आज तक भी वो चीज मेरे साथ है, मैं रोज रनिंग के लिए जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ, बिकॉज वो चीज मेरी मोटिवेशन का पार्ट बन गई है कि मुझे अच्छा लगता है जाना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, कोई कुछ भी हॉबी अपनी पालिए जिससे आपको कुछ रिवाइटलाइजेशन हो कि हाँ मैं अभी इतना टाइम पढ़ ली हूँ, अब मैं थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दूंगी। और वो रेस्ट की हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपको हेल्प करे दोबारा पढ़ाई करने के लिए। राइट। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपके पास दोस्त हैं तो सबसे पहले वो स्प्लिट कीजिए कि वो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। Exactly. तो वो चीज करके फिर जो आपको हेल्प कर रहे हैं उनके साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए। तो आपकी दोस्ती अगर पढ़ाई वाली होगी तो वो और भी आगे तक जाएगी और आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी। दूसरा, एक बहुत सारे बच्चे क्या आजकल पढ़ते तो हैं लेकिन मॉक टेस्ट से घबराते हैं जी। तो आप एक ऐसा स्टर्न मैसेज दीजिए कि मॉक टेस्ट करने के लिए उसे इंस्पायर कैसे हो और मॉक टेस्ट कितना जरूरी है बच्चों के लिए? डेफिनेटली मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब तक आप पहला मॉक नहीं देते आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ खड़े हैं। जब एक बोलते हैं ना कि वॉर में जाने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट तो देना पड़ता है। आपको पता कैसे चलेगा आपकी किस चीज से लड़ाई है? वो टेस्ट करने के लिए मॉक देना बहुत जरूरी है, और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मॉक बहुत जरूरी है। हम लोग घबरा जाते हैं मॉक से कि नहीं होगा, कम नंबर आएंगे तो क्या होगा। वो तो आपके पास ही है ना नंबर, ज्यादा कितने लोगों को पता है, लेकिन उससे आप कितना इंप्रूव कर पाएंगे रियल एग्जाम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स तो बहुत जरूरी, मॉक्स जरूरी है। और बच्चे घबराते हैं तो बच्चों को कहना ये चाहूंगा कि मॉक्स से घबराए नहीं। आजकल जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उसमें मॉक्स टेस्ट की भूमिका बहुत अधिक रहा है। और आप कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, तो आप भी
जेवा अनम की तरह 9th रैंक, टॉप रैंक भी आप ला सकते हो। बस फर्क इतना है कि आप अभी देख रहे हो तो इसे सीखना है, क्योंकि हमने इसलिए बुलाया है ताकि आप इसको सीख सको और बेहतर कर सको। और डीएसएल हमेशा आपके साथ रहा इसके लिए, आपके मीडियम को चेंज करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो आप आगे बढ़ करके आप टेस्ट दीजिए और डीएसएल में फॉलो करिए इस चीज़ को। और 95 लाख बच्चे सीख रहे हैं तो आप भी पीछे न रहो, इसको फॉलो जरूर करो और हमेशा सीखने का प्रयास करो। जब अगला प्रश्न ये है कि एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे हमारे गार्जियंस देख रहे होते हैं, वो गार्जियन बच्चों पे, माता पिता ट्रस्ट नहीं करते, तो वो उन गार्जियन को, पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं आप कि उन बच्चों को बाहर, लोग सोचते हैं घर बैठ के पढ़ लेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दिल्ली के एक आबो हवा में नशा है। एक दिल्ली की आबो हवा में एक तैयारी का नशा होता है। बच्चा अगर घर से बाहर निकलता है तो तैयारी उसकी बेस्ट होती है। तो क्या उस गार्जियन को, उस पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप ताकि वो बच्चे को बाहर निकाल सकें? मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो जब मैं 12th क्लियर की थी तो मेरे फादर का ये था कि मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस से ही, ग्रेजुएशन भी कॉरेस्पॉन्डेंस से कराना है, फिर कोचिंग तो हो ही जाएगी ऐसे घर पे ही, है ना। बट जिन मेंटोर की मैं बात कर रही हूँ, जो IRS ऑफिसर है, उनका नाम रिजवान खान है। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि अगर आप इसको रेगुलर कॉलेज नहीं भेजेंगे तो इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, इसका जो एक्सपोजर है, जो वर्ल्डली एक्सपोजर होता है, वो नहीं मिलेगा। वो एक तो इसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगी, दूसरा इसके इंटरव्यू में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे फादर ने लेकिन उनकी सुनी, ठीक है, मुझे भेजा। तो आप देखिए, मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस से वो ग्रेजुएशन कराना चाहते थे, दिल्ली में होते हुए भी। मैं तो बाहर से भी नहीं आई हूँ, वो दिल्ली की, दिल्ली में मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते थे। बट उन्होंने उनकी बात सुनी और आज मैं एक एग्ज़ाम क्लियर करके एक सक्सेसफुली अपना करियर सेट कर ली हूँ। तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है कि मेरी स्टोरी ही आपको इंस्पायर कर सके। और मैं तो ऐसी जगह से आती हूँ, सीमापुरी एक छोटी सी बस्ती है बहुत, और मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेटेड है, तो दे आर जनरली ऑर्थोडॉक्स। तो उनको बहुत ऐसा लगता था, सोसाइटी में बहुत बोलते थे लोग कि लड़की अकेले बाहर जा रही है, लड़कों से मिल रही है, लड़कों के साथ पढ़ रही है। उनके लिए तो बहुत ही दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की फिर नहीं सुनी। उनको बस ये था कि हाँ, मेरी बच्ची पढ़नी चाहिए और मुझे उस पर ट्रस्ट है और कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया कैसी भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए और अगर चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो तो उसको एक्सपोजर दीजिए, उसको खुलने का मौका दीजिए। ये बहुत अच्छा बात कहा जब आपने कि मुस्लिम फैमिली ऑर्थोडॉक्स टाइप का और साथ में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बच्चों के साथ मिल करके, लड़कों के साथ पढ़ करके आप इस बड़े से, आप जो है एक रोल मॉडल का रोल आप निभा रही हैं उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि तैयारी वो कर रहे हैं और करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से तैयारी के लिए हमने कहा कि जैसे बहुत सारे गुरुओं का हाथ होता है, बहुत सारे टीचर्स का हाथ, तो ऐसे कौन से एक गुरु का आपके लाइफ में क्या रोल रहा है? गुरु तो स्कूल टाइम से मुझे लगता है कि अगर स्कूल में भी कोई अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ, तो वो मैं क्रेडिट अपनी टीचर को ही देती थी। बिकॉज अगर टीचर अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है, और अगर इंटरेस्ट आ गया तो यू विल परफॉर्म वेल। तो गुरु का तो हाथ, जब से आप स्कूल में एंटर करते हैं, एकेडमिक्स में एंटर करते हैं, वहां से लेके एंड तक गुरु का हाथ तो रहता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको गुरु चुनना होता है जो आपको विपत्ति में, बुरे समय में आपको एक लाइफ को, आपके माइंड को चेंज करता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे देख पा रहे हो, तो आपके अंदर भी आप गुरु को तलाशो, और कोई गुरु नहीं भी है ना तो अपना गुरु स्वयं बनो और अपने आप को तराशो और प्लस तलाशो कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं। और हमेशा मोटिवेशन के लिए, जैसे आप खाना रोज खाते हो तो मोटिवेशन भी आपको डेली चाहिए, तो इसलिए मोटिवेशन के लिए भी अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं, उसको पढ़ो। और तैयारी के लिए हमेशा जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक आप काम कंटिन्यू रखो, सफलता एक दिन मिलना है, ये तय बात है। और ये जेवा अनम प्रूफ करती है। और आगे बताऊं, अभी जेवा अनम यहाँ रुकने वाली नहीं है, आगे जज भी बनने वाली है ना। तो आगे इनकी तैयारी लंबी है, करती रहेंगी, चलती रहेंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि जेवा अनम का पर्सनालिटी आप देख रहे हो, चेहरे पे ग्लो देख रहे हो, फॉरहेड का ग्लो देख रहे हो, तो ये जो है ये नेचुरल है और गॉड गिफ्टेड है। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो चीजें आएं और अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ अपने माइंड पर्सनालिटी को भी आप निखार करें, ताकि आपका भविष्य हमेशा रूप से सुरक्षित हो और सेफ हो। अगला एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मोटिवेशन का लाइन है
जो आप अकेले में गुनगुनाती हैं, जब लगता है कि अब मैं निराश हो चुका हूं, तो लाइन आपको अंदर से जोश भर देता है? मोटिवेशनल लाइन ऐसे कोई फ्रेज तो नहीं है, बट एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद आती है। हाँ। वो मेरे तो फादर ने ही बोली थी मुझे। हाँ। तो एक बार ऐसे ही मैं कॉलेज जा रही थी, मतलब कॉलेज जाना था मुझे, बट बिकॉज मेरे फादर को हॉस्पिटल जाना था, तो आई गॉट रेडी टू गो विद हिम। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तो मैंने बोला कि आपके साथ जाना है हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है, आपको कॉलेज नहीं जाना क्या? ऐसे रोज रोज छुट्टी करती रहोगी, जाओ कॉलेज जाओ, मैं संभाल लूंगा सब, मैं आपकी अम्मी के साथ चला जाऊंगा, जैसे भी करना है मैं कर लूंगा। तो वो चीज जो है मुझे हमेशा याद आती रहती थी। जब भी मैं हार जाती थी या मैं टेंशन में होती थी, तो मुझे उनकी वो बात याद आती थी कि अगर वो मुझे मोटिवेट करने के लिए इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करो, तो मुझे वो चीज एक बात याद आती है हमेशा। बहुत, मतलब कुल मिला के कहना चाहती हैं कि हमारे जो पेरेंट्स थे उनका पूरा सपोर्ट था, मेरे को टेंशन नहीं दिया उन्होंने, और खुद पे टेंशन लेके सारा काम उन्होंने किया था। जेबा जी, कुछ बुक्स है डीएसएल के, हालांकि आपने पहले से पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो मैं चाहता हूं उन बच्चों को डीएसएल के बुक्स के बारे में आप कुछ सलाह दें, ताकि वो बच्चे कहीं भटके नहीं। और इस किताब के माध्यम से, चूंकि बहुत सारे स्पोकन वोकैब हैं, कुछ बेसिक किताब हैं, तो हालांकि आपने पहले भी देखा होगा, तो एक बार बच्चों को मैं चाहता हूं कि रियल गाइड, चूंकि आप बोलेंगे तो बच्चा समझेगा कि उन्होंने सीखा है, करा है, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। जैसे कि सीएपीएफ के एग्जाम में ग्रामर आती है ना, तो उसके लिए आप कोई जनरल बुक रेफर करते हैं या बहुत सारे सोर्सेज से रेफर करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से पढ़ा जाए? तो ये बुक बहुत ही होलिस्टिक है, तो इसमें आपको हर चीज एक ही बुक में मिल जाएगी, आपको हर अलग अलग सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सही बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। वैसे भी बहुत, मतलब सीएपीएफ में बहुत छोटा सा पार्ट था, तो मुझे एक थोड़ा सा ही करना था रेफर, बट ये है कि हाँ, इससे आगे मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो चीज मैं देख सकती हूँ कि हाँ, इसमें वेरी हॉलिस्टिक बुक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये राइटिंग स्किल्स के लिए सुपर बेसिक किताब है, ट्रांसलेशन के लिए। तो चाहता हूं कि बच्चे छोटा छोटा सीखें लिखना पहले, राइटिंग भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और बिना राइटिंग इंग्लिश संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ। अगर आपका मीडियम ही हिंदी है, स्कूल लाइफ में अगर आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो आपको ट्रांसलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये बुक बहुत सही है, क्योंकि आपको पहले थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन करना शुरू करना पड़ेगा, फिर ताकि आप पूरा ऐसे लिख पाएं इंग्लिश में। तो यस, उसके लिए ट्रांसलेशंस की बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, मैं कहना चाहूंगा कि यह किताब का, आप जो किताब पढ़ते हो, आप ऑनलाइन क्लास करो, लेकिन बुक आपको ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्लास ले लिया ऑनलाइन और वो पढ़ नहीं पाते, तो और बुक्स ले लिया ऑनलाइन वो पढ़ नहीं पाते, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बेहतर क्या होता है? ओके, आजकल जैसे ऑनलाइन का इतना ज़माना है, डेफिनेटली ऑनलाइन के बिना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तो एक शेड्यूल होता है ऑफलाइन क्लासेस का कि उसी टाइम पे आपने जाना है। ऑनलाइन का क्या रहता है कि आप, हाँ जी, और जिस टाइम आपके पास टाइम है जब पढ़ लो, वो हाँ उस टाइम पढ़ लीजिए। जब मेरा मन इंग्लिश का है तब मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, मैथ्स का है तब मैं मैथ्स पढ़ सकती हूँ। राइट। तो वो चीज के लिए बहुत अच्छा होता है ऑनलाइन। बट डेफिनेटली अगर आप बुक्स वगैरह हैं या फिर इवन ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, मैं है तो सारा मटेरियल मेरे पास या ऑनलाइन क्लासेस मेरे पास हैं, लेकिन मैं उन्हें देख ही नहीं पा रही हूँ, कुछ और काम में लग जाती हूँ, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको उस टाइम वहां जाना ही जाना है, वो पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। तो उस हिसाब से फिर ऑफलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही बुक्स का भी है, ऑनलाइन आप बुक्स डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली हैंड रिटन या फिर हाँ जी पेपर वाले पे पढ़ने की ज्यादा आदत थी। तो अगर प्रिंटेड नोट्स भी अगर मैं रेफर कर रही हूँ, कोई बुक नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसको प्रिंट आउट कराऊंगी, फिर उसमें हाईलाइट करूंगी, ताकि मेरे को रिवीजन में काम एक्चुअली जयवा जी कहना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ो, लेकिन बुक्स मटेरियल जो है ना, वो हाथ से लिख करके पढ़ो, और हाथ से लिख कर पढ़ो तो उसमें आपको रिवीजन में आनंद आएगा। मोबाइल फोन में क्लास करना ऑनलाइन, लेकिन बुक्स आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा एक सफर तय किया जेबा अनम जी के साथ, और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से आप एक अंत जाते जाते बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, ताकि फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं।
मोटिवेशन तो बस यही है कि आज जैसे एक होता है ना कि बहुत लंबा सफर मैंने तय किया और वो स्ट्रेस जो था, उतार चढ़ाव, सब चीजें आप झेल करके निकल जाते हो, बट उससे जस्ट एक दिन पहले भी आपको नहीं पता होता कि वो पल आने वाला है कि नहीं आने वाला है। Exactly. तो हार नहीं माननी है, एंड तक भी हमेशा यही सोचना है कि बस अगला ही दिन मेरा बेस्ट डे होगा, मेरा रिजल्ट इस बार मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसी मोटिवेशन से चलते रहिए और डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगा, और ये सफर एक लंबा सफर तय हुआ इनके साथ सफलता के तौर पे। 9th रैंक यूपीएससी सीएपीएफ टॉपर एग्जाम यूपीएससी से होता है। जेबा अनम 9th रैंक लाई है, अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम है। तो आप सारे बच्चे इसके लिए कमेंट करो और कमेंट कर करके ताली बजाओ, ताकि मुझे लगता है कि आपके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और रहेगा हमेशा के लिए। तो आप इसको देखो और हमेशा लोगों के साथ शेयर करो इस कहानी को, ताकि हर बच्चे जान सके कि आज डीएसएल में जेबा अनम आई हैं, तो आपको भी मौका मिले डीएसएल में आने का, और आप भी टॉप करके सफल होके आप आएं, और आपका भी धर्मेंद्र सर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, बगल बिठाकर आपको सफलता के सील देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अगला नंबर आपका हो और आप पीछे ना हटो। तो ये तैयारी आपकी चलती रहे, और इस तरह से हम लोग मिलते हैं फिर एक अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।